दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिट 4 की, जिसका नाम है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। 7 नंबर का आपका ये यूनिट है दोस्तों। सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसके हम इस वीडियो में देखेंगे और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सूचना एवं ज्ञान में अंतर संबंध क्या है। तो इसमें देखते हैं, बाहरी वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करना सूचना कहलाता है। बाहरी जो उद्दीपक होते हैं उन्हें देखकर सुनकर ग्रहण करना सूचना कहलाता है। अतः हमारी आंख द्वारा देखना, कान द्वारा सुनना, नाक द्वारा सूंघना, जीभ द्वारा स्वाद लेना और त्वचा द्वारा स्पर्श का अनुभव सभी क्या है, सूचनाएं हैं। दूसरी ओर सूचनाओं का विभिन्न मानसिक प्रतिक्रियाओं द्वारा विश्लेषण एवं मस्तिष्क में संचयन करके उन्हें आगे उपयोग करने लायक बनाना ज्ञान का निर्माण कहलाता है। इस ज्ञान निर्माण का उपयोग हम समय समय पर अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार करते हैं। इसे निम्न उदाहरणों से समझते हैं। तो ये रहे दोस्तों उदाहरण। सूचना का उदाहरण देखते हैं हम पहले। सूचना और सूचना पर मानसिक कार्य व मस्तिष्क में संचय और ज्ञान का उपयोग। पहला पॉइंट है इसमें, संस्थान में आने के बाद अपने बैग को खोलकर देखने पर किताब का न मिलना और फिर मस्तिष्क में हमारे ख्याल आता है कि शायद कल घर पर पढ़ने के बाद इसे किसी और स्थान पर रख दिया होगा, कहाँ रखा होगा, जाकर ढूंढना होगा और उसे बैग में पुनः रखना होगा। ऐसे दोस्तों ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं और इस ज्ञान का उपयोग हम करते हैं। अगले दिन जब संस्थान के लिए घर से निकल रहे होते हैं तो अपने बैग को टटोलकर उसमें किताब है या नहीं देखते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे कि अचानक बिजली के आने पर टीवी या म्यूजिक सिस्टम का चलना सुनाई देना। तो शायद टीवी या म्यूजिक सिस्टम के चलने के दौरान बिजली चली गई थी और उन्हें बंद करना भूल गए, यही ख्याल आता है। ज्यों ही बिजली चली जाती है फिर यह सुनिश्चित करना कि टीवी या म्यूजिक सिस्टम बंद है या नहीं, ज्ञान का उपयोग है। पहले से हम तय करके रखते हैं कि अगर लाइट चली गई है तो स्विच सारे ऑफ कर दें, है ना। अगला टॉपिक है कक्षा में बच्चों का व्यवहार। तो यह सोचना कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकते हैं, उन्हें जानना। और ज्ञान का उपयोग, तो कारणों के आधार पर अपने व्यवहार और शिक्षण विधि को निर्धारित करना ज्ञान का उपयोग कहलाता है। अतः हम कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण करता है और ये सूचनाएं विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। इस दौरान उनका विस्तार, न्यूनीकरण, सूचना वर्गीकरण हो सकता है एवं इसके फलस्वरूप ज्ञान का निर्माण होता है। यह ज्ञान मस्तिष्क में संचित रहता है और समय समय पर अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे दोस्तों, मस्तिष्क की संरचना। मस्तिष्क की संरचना का टॉपिक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से देखें, इसका डायग्राम वगैरह भी आप देख लें। मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क केंद्रीय तंत्र का एक प्रमुख भाग है। इसका प्रमुख जो कार्य है शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना है। मस्तिष्क को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखते हैं पहला, प्रमस्तिष्क। साधारण प्रकार का सीखना इस पर निर्भर है। स्वतः संचालित क्रियाओं को संपन्न करने में सहयोग करना, शरीर का ताप संतुलित रखना, पाचन क्रिया को नियंत्रित करना, संवेगात्मक व्यवहारों का संचालन आदि इसी के द्वारा होता है। सूंघने की क्रिया का नियंत्रण भी इसके द्वारा होता है। और आगे हम देखते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा जटिल मानसिक क्रियाओं का संपादन होता है। बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इस भाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुमस्तिष्क, यह मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। इसका प्रमुख कार्य शारीरिक संतुलन बनाए रखना है। मेडुला ऑब्लांगेटा, तो इसमें हम देखेंगे कि शरीर की जो प्राण रक्षा है संबंधी क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण इसके द्वारा होता है, जैसे सांस लेना, रक्त संचालन आदि क्रियाएं। जिस तरह से हमारा शरीर दायां भाग और बायां भाग में विभाजित होता है, उसी प्रकार मस्तिष्क भी दायां भाग और बायां भाग में होते हैं। ये सबको पता है, हमने 9th-10th में जो साइंस में हमने पढ़ा है। मस्तिष्क का दायां भाग शरीर के बाएं भाग में पाए जाने वाले अंगों को और बायां भाग शरीर के दाएं भाग में पाए जाने वाले अंगों को नियंत्रित करता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सूचना प्रसंस्करण मॉडल क्या है। तो यह मॉडल स्मृति के प्रकारों पर आधारित है। इसके अनुसार स्मृति में सूचनाएं 3 स्तरों पर प्रक्रमित होती है, अर्थात इस मॉडल के अनुसार स्मृति के 3 तंत्र होते हैं, संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। पहला हम देखते हैं
संवेदी स्मृति, तो इस मॉडल के अनुसार सूचनाएं पहले इंद्रियों के माध्यम से संवेदी तंत्र से संवेदी स्मृति में प्रवेश करती है। इस स्मृति की संचयन क्षमता काफ़ी अधिक होती है, परंतु संचयन अवधि कम होती है। ऐसी संवेदी सूचनाएं जिन पर व्यक्ति ध्यान दे पाता है वे ही सूचनाएं कार्यकारी स्मृति में प्रवेश कर पाती है, अन्यथा वहीं से सूचनाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नंबर 2 पर है कार्यकारी स्मृति। तो इस संवेदी स्मृति में चयनित ध्यान के आधार पर सूचनाएं कार्यकारी स्मृति में चली जाती है। इस स्मृति में संचयन की क्षमता सीमित होती है, अतः कोई भी नई सूचना को तभी ग्रहण किया जाता है जब कोई पुरानी सूचना वहां से हटा दी गई हो। ऐसे में जो सूचनाएं सबसे पुरानी होती है वही इस नई सूचना के प्रवेश से विस्थापित होती है। मॉडल के अनुसार कार्यकारी स्मृति के सूचनाओं के लुप्त होने का दूसरा कारण इसका ठीक से पुनः अभ्यास नहीं किया जाना होता है। उदाहरण हम इसका देखते हैं कि जब हम किसी नए नंबर को सुनकर फ़ोन करते हैं तो वह 15-20 सेकंड तक हमें याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। अभ्यास से हमें वह याद रह जाता है, परंतु निरंतर अभ्यास न हो तो वह लुप्त हो सकता है। नंबर 3 पर है दीर्घकालिक स्मृति। तो मॉडल का तीसरा प्रमुख तंत्र दीर्घकालीन स्मृति है। इसे ज्ञान का स्थायी भंडार कहा जा सकता है। इसकी क्षमता असीमित होती है। लघुकालीन स्मृति के सूचनाएं दीर्घकालीन स्मृति में सविस्तार पुनः अभ्यास के कारण प्रवेश करती है। इस तरह से पुनः अभ्यास में व्यक्ति न केवल मन ही मन सूचनाओं को दोहराता है बल्कि उनका अर्थ समझकर अन्य सूचनाओं से उनका संबंध भी जोड़ता है। उदाहरण से हम देखें तो आप अपने परिवार के सभी व्यक्तियों को देखते ही उन्हें कैसे पहचान जाते हैं या उनका नाम तुरंत आपके मन में कैसे आ जाता है। दीर्घ स्मृति में किसी कोड के स्वरूप उनकी पहचान दर्ज रहती है। जैसे ही वे सामने आते हैं वह कोड स्वतः ही डिकोड हो जाता है और आप व्यक्ति को पहचान जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मृति मनुष्य की सामान्य स्मृति के बारे में। तो स्मृति मनुष्य की सामान्य संचय शक्ति है जो चेतना के स्तर तक आ जाती है। स्मृति एक नया अनुभव है जो पूर्व अनुभवों की स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है और दोनों के बीच का संबंध स्पष्ट समझ में आ जाता है। अनुभवों को प्राप्त करना और उनका संचय करना और कुछ समय पश्चात उन्हें पुनः चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमने है उसी को स्मृति कहते हैं। अनुभवों को प्राप्त करना और संचय करना और कुछ समय पश्चात उन्हें पुनः चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमारे अंदर है उसे ही स्मृति कहा जाता है। इस तरह से स्पष्ट है कि स्मरण के 4 प्रमुख अंग हैं: सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचानना। कुछ विषय वस्तु ऐसी होती है जिसे हम उसी रूप में याद रखते हैं जिस रूप में उसे सीखा था, जैसे गिनती, पहाड़े, गणित के सूत्र, नियम, तथ्य आदि। जबकि कुछ विषय वस्तु हम उस रूप में नहीं दोहरा पाते हैं, जैसे कहानी, घटनाएं, संस्करण, चित्र आदि। इस आधार पर कहा जाए तो स्मरण का स्वरूप पुनरुत्पादक भी है और पुनर्रचनात्मक भी है। भूलना है अगला टॉपिक, भूलना या विस्मरण। यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पूर्व में सीखी गई बातों को वर्तमान चेतना में लाने में असफल रहते हैं, उनका पुनः स्मरण या पुनः पहचान नहीं कर पाते हैं। इसे हम स्मरण की विपरीत प्रक्रिया भी कह सकते हैं। यह भी सीखने सिखाने में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक ने इसके स्वरूप को चर्चा करते हुए इसे निष्क्रिय या सक्रिय प्रक्रिया कहा है। पहला इसमें पॉइंट लिखेंगे हम कि भूलना एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, अर्थात समय बीतने के साथ साथ हम भूलते जाते हैं क्योंकि मस्तिष्क में बने स्मृति चिन्ह अपने आप ही क्षीण हो जाते हैं। किसी चीज़ को हम दोहराएंगे नहीं तो वह धीरे धीरे हम उसे भूलने लगेंगे। नंबर 2 पर है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालिक स्मृति में जब ज्ञान की पुनः प्राप्ति में व्यक्ति असफल होता है तो वह भूलना कहलाता है, अथवा हो सकता है कि वह सूचना दीर्घकालिक स्मृति में संचित ही नहीं हुई हो। भूलने के कारण क्या है? कुछ चीज़ें हम मान लीजिए कि आज हमने कुछ टॉपिक्स याद किए किसी सब्जेक्ट के और 10-15 दिन तक अगर हमने उनको दोहराया नहीं या रिपीटेशन कुछ भी अगर उनके बारे में हमने सोचा भी नहीं तो हम उन्हें लगभग भूल जाएंगे। तो उससे ये भूल जाने का कारण क्या है? तो आइए देखते हैं। याद करने में अवरोध, अभ्यास की कमी और दुखद अनुभूतियों को दमित करना भूलने का कारण है।
अतः हम कह सकते हैं कि भूलना भी एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पूर्व में सीखी गई बातों को वर्तमान चेतना में लाने में असफल रहते हैं। यानी कि कुछ समय पूर्व हमने कुछ सीखा है तो उसे आज हम वर्तमान में हमारी चेतना में नहीं ला पा रहे हैं, मतलब कि हम उसे भूल चुके हैं। तो ऐसा क्यों होता है? भूलना मुख्यतः बाधा या अवरोध, अभ्यास की कमी तथा दुखद अनुभूतियों को दमित करने के कारण होता है तथा इसके अन्य कारण हैं जैसे समय बीतना, मनोवृत्ति होना आदि भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे याद करने के तरीके क्या क्या हैं। भूलने के कारण हमने देखा कि इस कारण से हम इन कारणों से भूल जाते हैं। अब देखेंगे याद करने के तरीके कि किन तरीकों से हम अच्छी तरह से याद कर लें कि उन्हें भूल नहीं पाएँ। पहला हम देखेंगे जोर से बोलकर, गा गा कर याद करना। नंबर 2 पर है लिख लिख कर याद करना। नंबर 3 पर है संगीत सुनते सुनते याद करना। और नंबर 4 पर है करके याद करना, मतलब कि प्रयोग करके। और 5वें नंबर पर है बार बार अभ्यास से याद करना। और 6ठे नंबर पर है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर याद करना। प्रोग्रामिंग मॉडल हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो प्रोग्रामिंग मॉडल इसी पर आधारित है कि किसी सब्जेक्ट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसकी तैयारी को अंत तक ले जाएं। अगला है 7वां लघु रूप में याद करना। 8वां है स्थान के साथ जोड़कर याद करना। 9वें नंबर पर है मानसिक चित्रण द्वारा याद करना। 10वें नंबर पर है दोस्तों रटना। 11वें नंबर पर है समझकर याद करना। और 12वें नंबर पर है साहचर्य विधि। तो साहचर्य विधि क्या होती है कि अमूर्त जो चीज़ें होती हैं उनको जो मूर्त से जोड़ करके आसानी से याद किया जा सकता है। 13वें नंबर पर है संकेतन विधि। तो संकेतन विधि क्या है कि कुछ जो चीज़ें हमें याद करनी है, कुछ वस्तुएं, उनके बारे में अगर हमें याद करना है तो उन्हें संकेतों के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यार यूनिट 4 में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे यूनिट 5 के साथ। तब तक दोस्तों आप वीडियोस को रिपीट पे देखते रहें और उनकी पीडीएफ का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी बीएसटीसी वाले फ्रेंड्स को चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें।